नोट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, अगर हम लोग बात करें, दो चार्जेस हैं, मान लीजिए ये चार्जेस है और इनके बीच में आप कुछ जैसे कोई दूसरा मीडियम रख दीजिए। आप एयर, अभी एयर हैं, इनकी जगह पे आपने रख दिया वुड को, लकड़ी को, लोहे को, प्लास्टिक को, पेपर को, कुछ भी रख दिया आपने, तो आपने महसूस किया होगा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के बीच में वो कम हो जाता है, राइट। और जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट, अब बात करें मैग्नेट की, तो स्टूडेंट्स मैग्नेट के दो पोल्स नॉर्थ नॉर्थ, आपके देखिए दो मैग्नेट्स लिए आपने, इसके नॉर्थ साउथ और ये नॉर्थ साउथ। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। चलिए देखिए, ये जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, राइट। और इनके बीच में अगर एयर है या वैक्यूम है तो सबसे ज्यादा फोर्स होगा रिपल्शन का, राइट। मगर आप यहां पर जो है अपनी बुक को रख दीजिए, आप पेपर को रख दीजिए, पेपर जो है पेज बढ़ाते जाइए, अपनी बुक को रख दीजिए, आप आयरन को रख दीजिए, आप जो है कह सकते हैं आपने कुछ और प्लास्टिक को रख दिया, राइट, स्टोन को रख दिया, तो आप देखेंगे इनके बीच का जो रिपल्शन का फोर्स था, अब मीडियम को चेंज करने, पहले मीडियम एयर था, अभी आपने पेपर को रख दिया, राइट, करके देखिए मैग्नेट के बीच में, तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो कम हो जाता है। मगर स्टूडेंट, आप इनके बीच में कुछ भी मीडियम रख दीजिए, इनके बीच में कुछ भी मीडियम रख दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल जी है ये तो कभी चेंज होगा ही नहीं। मास भी, भाई आपने कुछ यहां पे पेपर रख दिया, अगर मान लीजिए आपने यहां पे पेजेस रख दिए, पेपर से भर दिया पूरा, तो भी मास तो नहीं चेंज होगा बॉडी का, और डिस्टेंस भी नहीं चेंज होगी। क्लियर है बात? और ये जी जो है ये तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो मीडियम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, पहली बात, राइट। चाहे एयर हो मीडियम स्टूडेंट्स, चाहे कुछ भी हो मीडियम, राइट। यहां पर फोर्स जो है रिपल्शन का फोर्स ये कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मैग्नेट के केस में, मगर यहां पर नहीं होता है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखेंगे अच्छे से, राइट। कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में, आप लोग लिखें इस पॉइंट को। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of intervening medium, राइट। मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वॉट एवर इज द मीडियम, कुछ भी मीडियम हो, राइट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मतलब दोनों मासेस के बीच में जो मीडियम है। आप लिखिए नंबर 1। चलिए स्टूडेंट, नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम लोग यहां पर न्यूटन्स थर्ड लॉ को देखते हैं, यहां पर सही है क्या। तो देखिए, ये जो बॉडी है, ये बॉडी, इस पे ये वाली बॉडी फोर्स लगाएगी, 1 को 2 खींचेगा, किधर, ऐसे आप एरो बना के दिखाइए, फोर्स 1 पर 2 के कारण ये अट्रैक्ट होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है इधर ही जाएगा ना। अब 2 की बात करिए, बॉडी नंबर 2 की, इस पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसके कारण, 1 के कारण, और ये क्या होगा, ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, खींचा चला जाएगा, ये तो वैसा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये क्या होगा, फोर्स 2 पर 1 के कारण, राइट। फोर्स क्या लिखा आपने, 2 पर 1 के कारण। और आप देख रहे हैं इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, और इनका मैग्नीट्यूड, बट ऑब्वियस से इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा स्टूडेंट। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप कह सकते हैं किसका पालन कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। बोथ द बॉडीज अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। आप देख सकते हैं इस बॉडी पर ये वाला बॉडी इधर फोर्स लगा रहा है,
और इससे फोर्स जो है स्टूडेंट इधर है, दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन बोलिए कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, एक राइट की तरफ है दूसरा लेफ्ट की तरफ। तो लिखे द म्यूचुअल, सेकेंड पॉइंट, द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies are equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन, राइट। आप लिख सकते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर हैं दोनों, एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। और लिख सकते हैं आप ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा लिखिए स्टूडेंट, मेरे पास कम जगह है इसलिए मैं जीएफ लिखा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लिख सकते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, तो आपको ये पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये इसके ऊपर एक्शन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन। क्लियर, इस बात को आप नोट करिए। नंबर 2, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। और पॉइंट नंबर 3 जो है स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 3 हम लोग लिखेंगे, ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसके लिए वैलिड है, तो केवल और केवल पॉइंट मासेस के लिए, राइट। बट स्टूडेंट हम लोग इसे इन जनरल लगा देते हैं कहीं भी, जैसे बात हो रही होगी सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर भी हम ये फॉर्मूला फिट कर देते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, इनके बीच में दूरी इतनी ज्यादा है कि इन बॉडीज को हम लोग पॉइंट की तरह एज्यूम कर ले रहे हैं, राइट। आप मान सकते हैं, आप जो हैं कहें तो ये तो अगर किसी ने आपसे बिल्कुल पूछा कि ये किस मास के लिए एप्लीकेबल है, तो पॉइंट मास के लिए ही एप्लीकेबल होता है, मगर आप अभी कहीं भी लगा दो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होगा, राइट। चलिए, तो नंबर 3 लिखे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is valid for point masses। point masses मतलब मास तो है मगर उसकी डायमेंशन स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसा एक पॉइंट होता है ना, जैसे मैं यहां पे पॉइंट बना रहा हूं, देखिए, तो मैंने यहां पर पॉइंट बनाया, इसका डायमेंशन लगभग क्या है, 0 है, राइट। ऐसे ही मासेस के लिए ये एप्लीकेबल है। नंबर 3, नंबर 4 अब चलते हैं। नंबर 4 कहता है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, राइट, इज अ सेंट्रल फोर्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे आपके पास दो बॉडीज है, इसका सेंटर ये है m1 और एक दूसरी बॉडी है, इसका सेंटर ये है और ये बॉडी है मास m2, राइट। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, देखिए ये जो लाइन है ना, इनके सेंटर को ज्वाइन करती हुई, देखिए ये जो सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, ये इस बॉडी का सेंटर ये है, राइट। तो इनके सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, इसी के अलोंग होता है, इसी लाइन के अलोंग, और ये है तो अट्रैक्शन,
तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का इधर, और इससे फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का इधर, राइट। तो देखिए जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या है, उस लाइन के ही अलोंग है, उस लाइन के अलोंग है जो इन दोनों बॉडीज की सेंटर को ज्वाइन कर रही है। इसी वजह से इसे कहते हैं सेंट्रल फोर्स, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स एंड it acts along the line, it's act along the line joining the centers of the two masses, center of the two masses। तो सेंटर को, इसके सेंटर को और इसके सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उसी के अलोंग होता है। तो ऐसा जो भी फोर्स होता है स्ट्रेंथ, वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है, सेंटर, राइट। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी क्या है आपका, सेंट्रल फोर्स है, मगर आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तब हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। चलिए, तो नंबर 4 आप लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए, नंबर 5 स्टूडेंट, नंबर 5 अगर हम लोग बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बोलिए कैसा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में इस बात को लिखें। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5 है, राइट। और यहां पर हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स is a conservative force। ये कंजर्वेटिव फोर्स स्टूडेंट होता क्या है, इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी में पढ़ेंगे, राइट। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आप समझ लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे आपको एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, ए से बी तक आपको कोई बॉडी को ले जाना है। जैसे एक बॉडी यही है, ये बॉडी है, इसको आपको ए से बी पर ले जाना है। तो ए से बी ले जाने के लिए इनफाइनाइट पाथ है स्टूडेंट। आप चाहे तो इसको सीधा ले जा सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे इस तरीके से घुमा के ले जा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे ले जा सकते हैं, आप चाहे तो और भी घूमते फिरते इधर उधर होते दाएं बाएं होते ऐसे ले जा सकते हैं। तो पाथ्स तो बहुत हैं, आप कैसे भी ले जा सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तब कहलाता है, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तब कहलाता है जब उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो देखिए ए और बी सभी जो रास्ते हैं सभी क्या है, ए से बी की तरफ ही जा रहे हैं ना, ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है, रास्ते कैसे भी हो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया है तो वर्क डन सभी केस में सेम होगा। जैसे यहां से बी तक ले जाने में ऐसे रास्ते, ये वाले रास्ते को लिया, तो वर्क डन इस केस में भी जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 जूल है, तो ऐसे ले गया उस समय वर्क डन 10 जूल होगा। इधर से इधर सीधे सीधे ले गया तो भी क्या होगा, वर्क डन 10 जूल होगा। और इधर से इधर ऐसे ले गए तो भी वर्क उतना ही करना पड़ा। पाथ भले ही अलग अलग हो, मगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है तो वो वर्क पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, हर केस में सेम होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्लियर है? इसको स्टूडेंट ये एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स आपका टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी का। तो वर्क एंड एनर्जी में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको एक ओवरव्यू जो है मिल गया होगा। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स आपने समझा। इसी तरीके से स्टूडेंट और कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है क्या, तो हम आपको बता दें, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, वर्क एनर्जी में स्टूडेंट हम लोग समझेंगे, राइट। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और नंबर 3 इलास्टिक
फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग आप लोग जाते हैं ना, आपके पेन में लगा होता है, राइट? कैसा होता है? इस तरीके से स्प्रिंग होता है ना। तो इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए, हमें इस पे नहीं रुकना है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।